अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात बड़ी हद तक ख़त्म होने के बाद आम इंतखाबात के लिए नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम बिलाखिर शुरू कर दी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ तो अब तक बाकायदा अवाम में नहीं गए हैं, लेकिन चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जलसों से खिताब शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने ओकाड़ा में जलसे से खिताब किया और आज लाहौर में कारकुनों से खिताब किया है। इसके अलावा नून लीग का इंतखाबी मंशूर भी अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन नवाज शरीफ अपने मुआशी एजेंडे के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आज नवाज शरीफ से पार्टी की मुआशी टीम ने मुशावरत की, जिसमें पार्टी कायद को पार्टी मंशूर में मईशत से मुताल्लिक किए गए वादों पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास हुआ और तर्जुमान मरियम नवाज के मुताबिक इजलास में शहबाज शरीफ भी शरीक हुए और मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और तजावीज़ पर गौर हुआ। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के मुआशी मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि तवानाई बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के निकात तय हुए। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराहत पर मबनी पैकेज तैयार कर लिया गया। घरेलू सारिफीन को बिजली की फराहमी में बड़ी मराहत का तयन भी पैकेज में शामिल किया गया है। सवालात उठ रहे हैं कि नून लीग क्या मुआशी प्लान लेकर आएगी, क्या वही पॉपुलिस्ट बातें होंगी या फिर जो माजी में कुछ इकदाम हुए जो डिले हुआ ऐसा तो नहीं होगा, मार्केट पर कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं जाएगी, आते ही फौरी तौर पर किसी रिफॉर्म के लिए नून लीग तैयार है, मईशत को इस भंवर से निकालने के लिए तैयार है, या फिर पॉपुलिस्ट बातें ही होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है, नून लीग के अहम रहनुमा। डार साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, मईशत पर आने से पहले ज़ाहिर है आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं जिसमें कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, अब बल्ला मैदान से चला गया है। नून लीग क्या देख रही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, या फिर आप लोग अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सिंपल मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। हमारे करीबन 2200 कैंडिडेट्स थे और हमने माजी की तरह बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके के साथ ना सिर्फ सबको इंटरव्यूज़ किए बल्कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में भी हमें करीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा लगा कि कौन मेरिट के ऊपर मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको पार्टी की टिकट दी जाए। तो आपके ज़रिए मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ कि नेशनल असम्बली में जो 266 सीटें हैं उसके ऊपर हमने 208 कैंडिडेट्स को ऑल ओवर पाकिस्तान हमने टिकटें इशू की हैं, और जो तमाम चारों सूबों को मिला के 593 सीट्स जो हैं उसके ख़िलाफ़ हमने 463 सीटें टिकटें इशू की हैं हलकों में। तो आप ये कह सकते हैं कि 859 टोटल जो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के जो जहां इलेक्शन होने हैं नॉट रिजर्व सीट्स, उसके अगेंस्ट हमने वो 859 के अगेंस्ट हमने 671 टिकटें इशू की हैं। ये बहुत टीडियस और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। पिछले करीबन 5 से 5.5 हफ्ते मियां नवाज शरीफ साहब ने और सीनियर लीडरशिप ने, पार्लियामानी बोर्ड ने, जिसको मैं चेयरमैन इलेक्शन सेल के हवाले से नोटिफाई किया था, 37 मेंबर पार्लियामानी बोर्ड था हमारा। तो हमारी तवक्को ये है कि इंशाअल्लाह हमें सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। एक यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, उसके लिए भी ये नहायत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिंपल मेजॉरिटी के बाद हम नहीं चाहेंगे कि दूसरी पार्टियां जो चाहें कि मुल्क को इस बहरान जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है निकालने के लिए उनको ना मिलाया जाए। अगर वो चाहेंगी तो उनको बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे में ये बड़ा आवाम को वाज़े कर दिया था कि जितने गंभीर मामलात हैं तो वो चाहेंगे कि सबको साथ लेकर मिलकर हम आगे चले। अच्छा, मगर तो उसमें आईपीपी तो आईपीपी के साथ तो तय होगा आपका, मेजॉरिटी से लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। आईपीपी के साथ तो फिर आपका तय होगा जब उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर काफ लीग में अगर जो इशरात साहब के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट करें कि उन्हें कुछ ना कुछ वजारतें हैं, पंजाब में कुछ ना कुछ शेयर आपको देना पड़ेगा, ये तय होगा उनके साथ? नहीं, वो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि जो जमातें हमारे साथ मिलकर चलने के लिए तैयार होंगी मुल्क के इस नाजुक तरीन
मुआशी हालात में, तो उनको ये नहीं है कि कोई वो ऑब्वियसली उनको दिया जाएगा, उनको शेयर दिया जाएगा काबीना में भी, और उनकी मुख्तलिफ जो काबीना के अलावा जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आपको पता है कई महकमे होते हैं, कई आपके अदारे होते हैं, कई बोर्ड्स होते हैं, तो सिर्फ ये है सिंपल मेजॉरिटी का आपको एक किस्म की एक सॉलिड सेटिस्फेक्शन होती है कि कोई भी अनड्यू प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता। तो लेकिन ये इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितनी ज़्यादा पार्टीज़, आपने आईपीपी का कहा, आपने क्यू लीग का कहा, JUIF से हमारी बड़ी अच्छी हमेशा अंडरस्टैंडिंग रही, तो ANP से हमारी माजी में आपने देखा कि 20, 13, 17 में अच्छी वर्किंग थी, बलूचिस्तान की नेशनल पार्टीज़ के साथ था। तो मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल के वापस जो 47वीं मीशत थी उसको 24वीं मीशत की तरफ सिर्फ नहीं बल्कि 20वीं मीशत में जल्दी से जल्दी दाखिल करने का प्लान किया जाए, उस तरफ तेज़ सफ़र किया जाए जी। अच्छा, मगर और उसके लिए बड़ा लाजमी है ना, इस वक्त हम IMF के प्लान में हैं। अब मार्केट्स में बड़ी अनसर्टेनिटी है कि जब आपकी हुकूमत अगर दोबारा आती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सादक सीरत के तहत आएगी, तो वो रिफॉर्म्स के लिए तैयार है या फिर मईशत उसी दायरे में घूमती रहेगी और रिफॉर्म्स इस नोयत के हों कि जिसमें हमें फिर ये सवाल ना उठ रहा हो कि IMF बाकायदा तौर पर अंगूठा रखे, हमसे बिजली की कीमतों में इजाफा कराए, गैस की कीमतों में इजाफा कराए, उसके बावजूद 5,700 अरब रुपए से ऊपर हमारा सर्कुलर डेट चला गया है, 3,000 अरब रुपए गैस सेक्टर का, 2,700 अरब रुपए बिजली का। मगर नवाज शरीफ साहब मीटिंग कर रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतें कैसे कम करनी है। तो फिर मार्केट्स में सवाल उठता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स के और प्रॉमिस के साथ आप आ रहे हैं या एक बाकायदा तौर पर रियलिस्टिकली इकोनॉमी को सही करने आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा शाहजेब साहब आपको 2013 याद करवाऊँगा कि हालात कुछ बहुत मुख्तलिफ नहीं थे, सिर्फ हुजम मसाइल का बहुत बड़ा हो चुका है हमारी अपने गलत पॉलिसीज़ की वजह से, और उसके बड़े लंबे वजूहात हैं, बहुत देर तक हम उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस उसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है कि 2013 के इलेक्शन से पहले फरवरी मार्च में पाकिस्तान ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। नंबर 2, नो मैटर के कौन पार्टी उस वक्त इलेक्शन जीतती, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्शंस जो कि बड़ी सिंपल थी, $1 नया पाकिस्तान को कहीं कोई अदारा दे नहीं रहा था, और जो अदायगियाँ सबको पता होता है कि पाकिस्तान ने कब कब कौन से बॉन्ड पे करने हैं, कौन सी उनकी अदायगियाँ ड्यू होंगी, तो उस हिसाब से 6 से 7 महीने दिए गए थे कि कोई भी जो नई हुकूमत बनेगी जून में 2013 के इलेक्शन के नतीजे में, उसको 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट में जाना पड़ेगा। अब वो हालात अल्लाह ताला के फजल करम से 3 साल के बाद वहाँ पहुँच के जहाँ आपको भी पता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया की 24वीं मीशत बन गई, बल्कि पाकिस्तान के तमाम वो इंडिकेटर्स, आप फिजिकल डेफिसिट ले लें, आप महंगाई इन्फ्लेशन ले लें, आप ग्रोथ ले लें, आप स्टॉक मार्केट की पोजीशन ले लें, आप रुपए की कदर देख लें, आप एक्सचेंज रिजर्व्स देख लें, तो सब माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए कि प्राइस वाटर हाउस कूपर जैसे अदारे ने पाकिस्तान को प्रोजेक्ट कर दिया। इस वक्त जब आप अगर इस वक्त आप बड़ी है उसमें शामिल हो जाएगा। मगर जी, जब क्योंकि मसाइल का मैग्नीट्यूड बड़ा था तो हमें नजर आया कि 16 माह पहले जब आपकी एक हुकूमत आई तो वो अनसर्टेनिटी का शिकार थी। पॉपुलिज्म में जो फैसले इमरान खान साहब जाते जाते कर गए उनको रिवर्स करने में अनसर्टेनिटी का शिकार थी। इसलिए अब जब आप आएंगे तो आप लोगों को पता है कि करना क्या है और फौरी तौर पर कैसे करना है, क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 5,700 अरब रुपए का सिर्फ सर्कुलर डेट है, मगर मियाँ साहब मीटिंग कर रहे हैं कि गैस और बिजली की कीमतें कैसे कम करनी है। और फिर हमें नजर आ रहा है कि 730 अरब रुपए सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों ने लॉस किया है और 2 साल में तकरीबन 1500 अरब रुपए का लॉस किया है। पाकिस्तान ने इस 6 माह में 4,300 अरब रुपए हुकूमत ने बोरो किए, जो कि पिछले पूरे साल में बोरो किए थे, 6 माह में कर लिए हैं। तो ये हालात हैं और 29.7% की इन्फ्लेशन है। तो मियाँ साहब को कुछ क्लियरली पता है या सिर्फ पॉपुलिस्ट बातें वो कर रहे हैं कि उन्हें करना क्या है अगर वो हुकूमत में आएंगे? देखें, हमारे पास एज ए नेशन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है माँ सिवाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के, और 2013 की तरह उससे भी ज़्यादा सख्ती से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें मईशत को सही डगर पे वापस लाना है। जैसे आपने ख़ुद भी फरमाया कि
खान साहब ने जाते जाते और अपने टेन्योर में भी इतनी ज़्यादा उन मसाइल में एक बहुत बड़ा गंभीर सिचुएशन क्रिएट कर दी कि पाकिस्तान उसमें भी उसको भी अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो 24वीं मीशत दुनिया की 47वीं मीशत बना के छोड़ गए। तो ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जैसे 2013 में भी जब हमने आती प्रोग्राम 1 महीने में किया एक्सटर्नल फाइनेंस फैसिलिटी का IMF के साथ, तो वो कोई आसान प्रोग्राम नहीं था। उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी थे, हमने स्टेबलाइजेशन मेजर्स भी उसमें डाले। रिफॉर्म्स हमेशा पेनफुल होते हैं, लेकिन उसका आउटकम होता है वो फिर लॉन्ग टर्म और बेहतर होता है। आपने देखा कि 3 साल की जो हमने उस वक्त यानी मेहनत और तकलीफ की, तो पाकिस्तान को फिर दुनिया में पजीराई मिली। और मगर डॉक्टर साहब यही एग्जैक्टली सवाल है कि 2013 में जब आप हुकूमत में आए तो ये नजर आ रहा था कि पता है आपको कि क्या करना है, क्लैरिटी है, फौरन गए IMF से बात की, IMF मुआहदे में पाकिस्तान गया, पेनफुल कुछ मेजर्स लिए और एक स्टेबिलिटी नजर आई। इस दफ़ा भी क्लैरिटी है, पाकिस्तान ने अभी IMF के टारगेट्स पूरे किए हुए हैं, इन्फ्लेशन हाई है मगर बेस इफेक्ट किक इन करेगा, इंटरेस्ट रेट्स मार्केट एंटिसिपेट जरूर कर रही है कि नीचे आएंगे, कि आगे जाके IMF के साथ दोबारा क्या डील करना है, किस तरह रिफॉर्म करने हैं, प्राइवेटाइजेशन करनी है, क्या करना है? जी शाहजेब साहब, बिल्कुल क्लैरिटी है। और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में पिछली हुकूमत 16 महीने में जो थी, जिसको लीड मियां शहबाज शरीफ कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए, और फाइनेंस में मिफ्ता साहब और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी लगी, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी है। क्योंकि उस वक़्त मेरे नज़दीक एक पॉइंट एजेंडा था 16 महीने में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, कुछ विद इन एंड आउटसाइड ऐसे यानी कोशिशें थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, श्रीलंका बने, केओस हो, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ लोग दूसरी जो बड़ी कुव्वतें हैं कुछ नेगोशिएट करें। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत डॉक्टर साहब आपने उस ज़माने में भी कहा था, मगर क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मगर क्या ऐसा था या फिर असल में हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम था? वहां फिर वजीर आजम मिले IMF की MD से, फिर आप लोगों ने फौरी तौर पर अमल दरामद किया, IMF के साथ प्रोग्राम हो गया, और अब हम IMF के सारे टारगेट पूरे कर रहे हैं, तो IMF हमें कोई तकलीफ भी नहीं दे रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त क्या हमारी तरफ से रेजिस्टेंस थी जो अगर दोबारा हुई तो दोबारा से 18 आ जाएगा, अगर आपकी हुकूमत आती है? शाहजेब साहब, नहीं शाहजेब साहब, इस तरह नहीं है। हमारा प्रोग्राम 29 जून को हुआ और 30 जून के बाद प्रोग्राम आगे नहीं हो सकता था। और मैं समझता हूँ कि जो भी देखें 6 बिलियन जो एक्सटर्नल डेट, वो कहते थे कि एक्सटर्नल गैप है हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में, उस पूरा करें। 3 बिलियन हमारे हाथ में था, और मैं कहता रहा कि ये जो हमारा एक्सटर्नल गैप है ये 2 से 3 बिलियन से ज़्यादा नहीं होगा। वो 5 महीने हमारी बात किसी ने नहीं मानी। मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज एक हकीकत है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 6-7 बिलियन के बेस जो था उनका, वो 2.4 बिलियन पे ख़त्म हुआ। हम डिफ़ॉल्ट से भी तभी बचे, हमने बड़ी स्ट्रिंजेंट, बड़ी पेनफुल मैनेजमेंट की उस तमाम पीरियड में। तो उसके बाद तो जाहिर है कि अगर 29 जून को स्टैंड बाय एग्रीमेंट ना होता तो फिर तो लैप्स हो जाता। तो वो तो किसी के इंटरेस्ट में नहीं था, ना हमारे इंटरेस्ट में था, उनके इंटरेस्ट में था। तो बात यह है कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन नेगोशिएट प्रोग्राम करना वो भी एक स्किल है, और उसको प्रॉपर तरीके के साथ अपने मुल्क की इंटरेस्ट में और अवाम और कौम के इंटरेस्ट में नेगोशिएट करना। अगर पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला आगे हमें ये जिम्मेदारी मिली मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो मुस्लिम लीग नून बड़ी क्लियर है कि क्या करना है, और हम कोई अनाड़ी नहीं है, पहली दफ़ा नहीं किया, हम पहले भी प्रोग्राम उस क्लैरिटी में मैं एक बात ये जानना चाहूंगा कि अभी भी पाकिस्तान में 21वां प्रोग्राम मुकम्मल हुआ वो मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में हुआ। वैसे उस क्लैरिटी में क्लैरिटी है कि कौन सी चीज़ें करनी है, क्या करनी है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्लैरिटी है। आपने देखा कि हमने जाते जाते एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया है, उसके हवाले से क्लैरिटी है, और वो एक पाकिस्तान का फ्यूचर वे फॉरवर्ड है।
उसके नीचे कुछ ममालिक आपके साथ एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी के हवाले से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ममालिक आपके साथ मिनरल्स के हवाले से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईटी को एक्सपेंड करना हमारी ज़रूरत है, तो हम उसके नीचे सब फंड बना सकते हैं। तो हमारी क्लैरिटी है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। मैनिफेस्टो में उसकी थोड़ी सी झलक होगी कि जो हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे। वो ऑब्वियसली महंगाई को नीचे लाना होगा, वो ग्रोथ को ऊपर बढ़ाना होगा, वो हमारे जो डेट सर्विस है उसको काबू में लाना होगा, जो 2000 अरब से बढ़ के 8000 अरब को क्रॉस कर चुकी है, जो हमारे लॉस मेकिंग जो हमारे हैं टॉप, उसमें कम से कम एक मिनिमम नंबर पर है ना उसको डिस्पोज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एजेंडे पे थी और हैं, मगर और रहेंगी। और डॉक्टर साहब एक चीज, एक वक्त आपकी हुकूमत से एक बात शुरू हो गई थी, वो आगे भी बढ़ी है। जाहिर है आप इकोनॉमी पे नजर रखते हैं तो आपने नजर रखी होगी SIFC में FBR के रिफॉर्म्स की तरफ। आई जस्ट लॉस्ट योर वॉइस, बहुत अब आ रही है कम है, जरा काइंडली कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन जी। डॉक्टर साहब आपको आवाज ठीक आ रही है? जी डॉक्टर साहब, एक चीज का आगाज आपके दौर में हुआ SIFC और वो आगे बढ़ा है, और जाहिर मईशत पर अब आपकी खुद भी नजर होती है। आप देख रहे होंगे FBR के रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ इनिशिएटिव हुए हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ इनिशिएटिव हुए हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का मामला उतना आगे नहीं बढ़ा है, मगर हमें नजर आते हैं उनके लॉसेस कितने मैसिव हैं। तो इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही आपने बढ़ना है कि जी लॉसेस खत्म करने हैं ताकि अवाम पे खर्च करने के लिए पैसे बचें और इन इदारों को प्राइवेटाइज करना। जी अब बिल्कुल शाहजेब साहब, SIFC चूंकि 16 महीने में सेटअप हुई है और ये मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत, कई लोग बहुत इसमें बहस करते हैं कि क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी कि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाने का मकसद ये था कि एक वन विंडो फैसिलिटेशन, आप इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करेंगे, उसको पिलर टू पोस्ट नहीं भगाएंगे। ये अदारे जो हमारे 2 दर्जन के करीब उनको घुमाते हैं ताकि उनका टाइम भी बचे और उनकी फ्रस्ट्रेशन भी ना हो। तो ये SIFC आप देखें कि वर्चुअली ये एक फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन के लिए एक अदारा मेनली बना है। और आप उसका मैं आपको प्रूफ ये दे सकता हूँ कि उसको हाउस भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ के नीचे किया गया। एक दूसरा जो आपने फरमाया कि FBR की, ये मैंने देखा है, ये रीस्ट्रक्चरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है कि हमें इसकी वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम एक इंडिपेंडेंट टीयर अगर क्रिएट करेंगे तो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं ये एक और ऑर्गेनिक हम लंबा चौड़ा एक सेटअप तो नहीं खड़ा कर लेंगे। वो कहते हैं ना जी, वो एवरीथिंग कॉस्ट यू समथिंग। तो ये आपकी जहाँ तक आप प्राइवेटाइजेशन की बात की, दैट इज़ टॉप ऑफ वुड बी PMLN एजेंडा कि जो लॉस मेकिंग जितने अदारे हैं वो कम से कम एक नंबर, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि फिर मैनिफेस्टो फिर वो शायद आप उतने गौर से ना पढ़ें, तो मैनिफेस्टो में ये लिखा होगा कि हम कितने अदारे कम से कम सालाना अगर हमें मौका मिला तो हम उसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एजेंडे पे हैं जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा फ्यूचर जो है वो दोबारा इकोनॉमिक हम वापस नहीं लेके जा सकते 2017 पे, जो कि एक हद तक काफ़ी दुनिया उसको अप्रिशिएट भी कर रही थी और तमाम अदारे उसको पॉजिटिव निगाह से देख रहे थे जी। और डॉक्टर साहब साथ में भी बताइएगा कि फौरन हुकूमत में आते ही ज़ाहिर अभी भी हमारे मुश्किल से $8 अरब के रिजर्व्स हैं, अभी IMF से किस्त आ जाएगी, उसके बाद शायद कुछ और ममालिक से पैसे आ जाएंगे। एक अहम बात यह है कि जो करंट अकाउंट है वो शायद एक और महीना ऐसा जाएगा हमारा जो सरप्लस में जाएगा, एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट है, रेमिटेंसेज में कुछ बेहतरी आई दिसंबर के महीने में। बट अभी तक मार्केट से एक्सपेक्ट करती है कि जो भी हुकूमत आएगी उसे फौरी तौर पर IMF से प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा। आपको क्लैरिटी है कि जो 2013 में थी कि हमने आना है तो इसको डिले नहीं करना है ताकि अनसर्टेनिटीज ना पैदा हो, एक प्रोग्राम IMF से हमें डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्त ममालिक भी उसी वक्त पैसे देंगे या रोल ओवर करेंगे जब हम IMF के प्रोग्राम में होंगे। जनवरी में हमें UAE से $2 अरब का रोल ओवर चाहिए। अभी ये मैं आपका जवाब तो देता हूँ। आप ज़रा 200 अपना मील फी रफ्तार से, अगर 100 मील पे फी रफ्तार से ज़रा बात करें तो आराम से बंदा पूरे को मिस नहीं करता। माशाल्लाह आप इतने कॉम्प्रिहेंसिव कि आप मैक्सिमम कवर करते हैं, पूरी दुनिया कवर करते हैं चंद सेंटेंसेस पे। बिल्कुल देखें 2013 में भी शाहजेब साहब आपको याद होगा हालात बड़े, जैसे मैंने कहा वॉन्ट रिपीटेड कि मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल मुल्क था, तो बड़ा क्लियर था कि आप चूँकि दुनिया में
आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौम को भी पता है कि IMF एक फाइनेंशियल हेल्थ डॉक्टर के नाम पे अब यानी रिकग्नाइज हो चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब IMF की नेगेटिव रिपोर्ट है तो ना वर्ल्ड बैंक आपसे डील करता है, ना IFC करती है, ना एशियन डेवलपमेंट करता है, ना AIIB करता है। और हमने पिछले 16 महीने में देखा कि इवन आपके मोस्ट फ्रेंडली कंट्री जो है वो भी UAE था, सऊदीया था, चाइना था, वो भी कहते हैं जरा मेहरबानी करें IMF को आप ज़रा उसके मामले को सीधा कर लें, उसके पॉजिटिव ट्रैक पे आ जाएं। तो हालात उससे 13 से बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। लेकिन ये अनफेयर होगा कि मैं कोई अनाउंसमेंट करूं जो अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनते हैं, तो फिर उनको ये फैसला करना है। देयर इज़ अ चॉइस कि हम अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते तो फिर बेल्ट टाइटनिंग बड़ी डिफ़िकल्ट होगी। जो आज के हालात हैं, अगर हम यानी इसको बर्दाश्त करने में हमें काफ़ी तकलीफ़ हुई है। मुझे पता है कि हमने 2.4 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि इमरान खान साहब 17.7 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, वो हमने एक साल में 2.4 अरब हम कैसे लाए। इट वाज नॉट ईजी थिंग। नींद हराम की और फिर जाके कहीं हम इसको अचीव कर सके। इवन IMF कहता था कि आपका 7 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो उनके लिए भी सरप्राइज था। ये लहजा बात है कि उनको कम से कम क्लैरिफिकेशन, एप्रिसिएशन स्टेटमेंट देनी चाहिए थी पाकिस्तान के हवाले से। तो हालात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चॉइसेस दो ही होती हैं कि या हम वो डिफ़िकल्ट कड़वा घूंट पिए और 20, 13, 16 की तरह हम पाकिस्तान को एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में दोबारा एक स्ट्रॉन्ग, और ऑब्वियसली हमें फिर जो गरीब तरीन लोग हैं, हमने आगे भी उसको ऑलमोस्ट जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी उसको 4 गुना किया। जो इनकम सपोर्ट फंड था, उनकी तकलीफ को आपने सामने रखना है। टारगेटेड हेल्प जिसे कहते हैं, टारगेटेड सब्सिडी, तो ये हमारा सारा एक आउटलाइन आपने कहा कि चॉइसेस दो ही हैं। आपको कम से कम अपनी हद तक ये क्लैरिटी है कि जिस तरह 2013 में आते ही IMF के पास गए, पहले स्टेबलाइजेशन की तरफ गए, उससे फिर बात आगे बढ़नी है, क्योंकि अभी तो ग्रोथ की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते हैं। ग्रोथ की तरफ जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, IMF से दूर जाएंगे, दोस्त ममालिक पैसे नहीं देंगे, रिजर्व हमारे पास 3 माह की इंपोर्ट के भी नहीं है, और कोई 27-28 अरब डॉलर हमें अदायगियां करनी है। देखिए, क्लैरिटी बिल्कुल है। मैंने आपको बताया कि 2 चॉइसेस हैं। फैसला तो जाहिर है कि अल्लाह ने हुकूमत दी तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और काबीना करेगी, लेकिन चॉइसेस दोनों अवेलेबल होती है। आपने अगर ये फैसला किया कि आपने IMF के पास नहीं जाना, तो फिर बहुत ज़्यादा बेल्ट टाइटनिंग होगी, बहुत ज़्यादा हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ख़ासकर एक्सटर्नल अकाउंट जो है, यानी फॉरेन एक्सचेंज स्पेंडिंग, उसके ऊपर हमारी बहुत सख्त मॉनिटरिंग फिर करनी पड़ेगी कि आप उतना खर्च करें जो आप एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस वगैरह से, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि फिर स्पेस नहीं होती। लेकिन अगर आपने, क्योंकि IMF अगर नहीं है तो शायद दूसरे इदारे भी फिर बिजनेस ही करेंगे आपके साथ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे क्लैरिटी है, लेकिन ये फेयर नहीं होगा कि मैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ पब्लिक करूं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ये फिर आपको पता है कि हर जगह पे ट्रेवल भी करता है। दूसरी चॉइस जो है वो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम में जाने की है, एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। मैंने 2013 में रिकमेंड किया, मैंने उसकी शॉर्टेस्ट पीरियड में 1 महीने से भी कम 7 जून को मैंने हलफ लिया था 2013। हम 4 जुलाई को हमने IMF से अपना प्रोग्राम तय करके, नेगोशिएट करके हमने फाइनल कर लिया था और साइन हो गया था 4 जुलाई 2013 को। तो अगर फैसला किया कि जाना है तो फिर जल्दी करेंगे, उसमें महीने ज़ाया नहीं किए जा सकते। अगर नहीं जाना तो अल्टरनेट रूट वो फिर काबीना फैसला करेगी। वो मेरे नज़दीक वो बहुत डिफ़िकल्ट और टाइट प्रोग्राम, टाइट करनी पड़ेगी बेल्ट, और वो बहुत फिर मुश्किल है कंपैरेटिवली। बहुत शुक्रिया। दीगर जमातों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी हमने दावत दी है, गौर खान साहब को भी दावत दी है कि वो भी बताएं कि उनका इकनॉमिक एजेंडा और जो एजेंडा है हुकूमत में आने के बाद वो क्या होगा। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। PTI में अंदर की लड़ाई चल रही है, क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पहले PTI बल्ले का इंतखाबी निशान छिनने के बाद बतौर सियासी जमात इंतखाबी रेस से बाहर हो गई और अब इमरान खान के खिलाफ केसेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज ही उन पर गैर शरई निकाह के केस में फर्द जुर्म आयद की गई, मगर मामला सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है।
इस वक्त इंतखाबी मैदान में इमरान खान की अदम मौजूदगी में पार्टी को संगीन चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद अब पार्टी की क़यादत इख्तलाफात और तनाज़ात का शिकार हो गई है। कौन इमरान खान के करीब है, कौन उनकी तर्जुमानी कर रहा है और कौन गलत बयानी कर रहा है, इस हवाले से पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए हैं और शेर अफजल मरवत ने अपने खिलाफ बयानात की वजह से आज पहले सिंध में जारी इंतखाबी मुहिम को मनसूख करने का ऐलान किया और फिर वो अपने इस ऐलान से पीछे हट गए और वाजे किया कि वो कारकुनों के कहने पर इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। आम बात यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की अदम मौजूदगी में शेर अफजल मरवत ही वो सियासी रहनुमा थे जो पार्टी को मुतहरिक कर रहे थे, इमरान खान से मुलाकातें करके पार्टी का बयानिया बना रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, खुलकर मीडिया के सामने आ रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा फिर पंजाब और अब सिंध में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मगर इस दौरान शेर अफजल मरवत PTI के वो वाहिद सियासी रहनुमा भी थे जो अपने ही पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे थे और दावा कर रहे थे कि वो इमरान खान की तर्जुमानी कर रहे हैं। लेकिन कल तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने टीवी प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की इमरान खान से होने वाली मुलाकातों पर सवाल उठाए और इशारा दिया कि शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकातें नहीं होती। रऊफ हसन के इस बयान के बाद आज शेर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि रऊफ हसन एक साजिशी है और अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहता है। उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुतअद्दिद दफ़ा मेरे खिलाफ बात की। इस बार उन्होंने मेरी और इमरान खान की 13 जनवरी की मुलाकात पर सवाल उठाया है जो इमरान खान की अहलिया, उनकी बहनों एजाज बुटर और नईम हैदर पंचोता समेत निस्फ दर्जन वकला की मौजूदगी में हुई थी। कोई भी नफरात से इस बात की तस्दीक कर सकता है। मगर शेर अफजल मरवत सिर्फ रऊफ हसन तक नहीं रुके, उन्होंने अपने अगले ही बयान में पार्टी के बानी रुकों ने इमरान खान के वकील हामिद खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन उनकी तनकीद हामिद खान तक भी महदूद नहीं थी। कल उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर भी तनकीद की और कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी का PTI से पत्ता साफ हो चुका है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। इमरान खान भी समझते हैं कि आरिफ अलवी ने हमारे साथ ज्यादती की। शेर अफजल मरवत के इस बयान पर सदर मुमलिकत के बेटे डॉक्टर अवाब अलवी ने रद्दमल देते हुए कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने हसास पोजीशन और बहुत से मामलात की हसासियत की वजह से अपने फैसलों में कन्फ्यूजन और गलत फहमियों से मुताल्लिक़ खामोशी इख्तियार की है, लेकिन बहुत से फैसलों का तफसीली पस मंज़र मौजूद है। PTI के बहुत से रहनुमा इसकी दलील जानते और समझते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ अवाम को नहीं बताया जा सकता और शायद बहुत जल्द जब इमरान खान बाहर आएंगे तो डॉक्टर आरिफ अलवी अकेले ही उन्हें आगाह कर सकते हैं कि पिछले चंद महीनों में क्या हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि वो हमेशा इमरान खान के शाना बशाना खड़े रहे हैं और समझते हैं कि सदारत इमरान खान की अमानत थी और है। डॉक्टर अवाब अलवी ने मजीद कहा कि आज जब मैंने शेर अफजल मरवत की ये वीडियो डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ शेयर की तो उन्होंने एक भारी दिल से जवाब दिया कि अल्लाह मालिक है, फ़िक्र ना करो, मुझे अकेले ने अपने अमाल की जिम्मेदारी उठानी है और जब इमरान खान बाहर निकलेंगे तो वो उन्हें जवाब देंगे। शेर अफजल मरवत साहब भी हमारे साथ मौजूद। मरवत साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आप कराची में मौजूद हैं, कारकुनों को मोबिलाइज भी कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं, मगर पार्टी साहब की नहीं बन रही है। पार्टी आप पर शकूक व शुबात कर रही है कि आप जो बात करते हैं उसकी ओनरशिप नहीं ले रही। आप जो मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब से उस पर भी रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि पता नहीं आप मिलते हैं नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब। ये एन इस वक्त पे शकूक व शुबात उठाना जबकि मैं सिंध में मसरूफ़ हूँ, अपनी पार्टी खान का पैगाम वर्कर्स को पहुँचा रहा हूँ और अवेकनिंग की कोशिशों में मसरूफ़ हूँ। साथ में ये मेरी कोशिश है कि जो डर और खौफ की फ़िज़ा सिंध में छाई हुई हैं उसको हम पर्च कर सकें, रिमूव कर सकें। तो एन इस वक्त पे हामिद खान का बयान आना या रऊफ हसन का आना या फिर आरिफ अलवी के बेटे का आना इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि कुछ लोगों को मुझसे तकलीफ़ है। हामिद खान जो है उसका काम अदालतों में तक महदूद है। इसी तरह रऊफ हसन मीडिया से रिलेटेड है, ना उनका कन्वेंशन से कोई ताल्लुक़ है न जलसों से। फिर उनके बयानात आप देख लें, नॉन इशूज़ पे वो बोल रहे हैं कि जी मिलते भी हैं नहीं मिलते। रऊफ हसन को क्या पता है। मैंने तो मुलाकात की, बुशरा बीबी साहिबा खान साहब की बहन है, अलीमा खानम साहिबा, हमारे वकला नईम हैदर पंजोता, बुटर साहब और तकरीबन आधे दर्जन के दीगर वकला साहिबान मौजूद थे। जब खान साहब के नोटिस में मैं बहुत सारी चीज़ें ले आया उनके सामने उनकी मौजूदगी में, तो रऊफ हसन का ये बयान देना बनता ही नहीं था। ये 3 दफ़ा पहले भी मेरे ख़िलाफ़ बयानात दे चुके हैं और मैंने इसकी शिकायत पहले खान साहब को की, फिर उमर अयूब साहब को मैंने कहा कि इनको खामोश कराएं, खामखा में फालतू बोल रहा है। मगर साहब इसमें कमेटी में मैंने ये बात उठाई और रात को फिर मैं मगर साहब हुआ ये कि जब आपने शिकायत की उमर अयूब साहब को भी खान साहब को भी
मगर उमर अयूब साहब के नाम से 6 जनवरी को नोटिफिकेशन आया जिसमें 5 लोगों का नाम दिया गया कि ये सिर्फ ऑफिशियल बयान दे सकते हैं, जिसमें आप शामिल नहीं थे क्योंकि आपके बयानात को पार्टी डिसोन कर रही थी और कह रही थी कि पता नहीं इमरान खान साहब को कोट कर रहे हैं, बट इमरान खान साहब ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये उमर अयूब साहब ने नोटिफिकेशन 6 जनवरी को जारी किया। गुजारिश ये है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं उनकी मुझसे शायद बनी नहीं रही है, न मेरा उनके साथ कोई काम है, ना हमारा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। खाम में ये मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयान दाग देते हैं। जहाँ तक ये 5 अफराद की लिस्ट का ताल्लुक़ है, ये उस वक़्त इशू बना जब मैंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे अदम एतमाद का इज़हार किया और फिर इन्होंने जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया। साफ सा एक नोटिफिकेशन कह देते कि शेर अफजल मरवत जो है पॉलिसी स्टेटमेंट न दें। बहरहाल ये जो भी कर रहे हैं मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खान साहब का एतमाद है तो फिर खान साहब ये 6 जनवरी का नोटिफिकेशन कैंसिल भी करा सकते थे कि और ये बयान दे सकते हैं कि जी ऐसा नहीं है, मेरी बात को और मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब शेर अफजल मरवत बात करते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने जितने बयानात दिए हैं खान साहब के हवाले से, जितनी भी बातें की हैं, आप रिकॉर्ड देख लें, वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जिनको जेलसी की वजह से जो है मुझसे इश्यूज़ हैं। हामिद खान ने आज मेरे ख़िलाफ़ बयान दिए बिला वजह। अब हामिद खान, रऊफ़ हसन, ये बाबे जो हैं इनको कहीं चारपाई से या दरख्त से बांधना चाहिए, ये बजाय इसके कि कोई पॉजिटिव काम कर सके मुझे रुकावटें मेरे रास्ते में क्रिएट कर रहे हैं। और अगर ये बयान देंगे तो मैं पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे खामोश रहने वाला बंदा नहीं हूँ। वैसे मगर आरिफ अलवी के खिलाफ तो आपने बयान दिया और डॉक्टर अवाब ने तो आपके बयान का जवाब दिया। उन्होंने आप पे ज़ाती हमला भी नहीं किया, उन्होंने तो बल्कि बताया कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी वो कह रहे हैं मैं खुद इमरान खान को बताऊंगा, वो सिर्फ पावर के लिए नहीं बैठे हैं ऐवान सदर में बल्कि वजूहात हैं। आपने तनकीद की सदर आरिफ अलवी पे कि उनका पत्ता साफ हो गया और शदीद तनकीद किया आपने। आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आखिरी अयाम में ज़्यादतियाँ की हैं। उन्होंने हज पे जाके मुकम्मल मौका दिया PDM की हुकूमत को कि वो अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करें। बिलखसूस नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो रास्ता हमवार हुआ, जो इलेक्शन एक्ट में 233 की अमेंडमेंट हुई, वो उस वक़्त हुई जब वो हज पे गए थे। इसी तरह मिलिट्री एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई या 1923 का एक्ट जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, जिसमें लोगों के घरों पे बगैर वारंट के छापे मारे जा सकते हैं, ये तमाम शाखसाने उसी दौर के हैं। फिर जब वक्त आया टाइम देने का इलेक्शन के लिए तो ये काम उनका था, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी। उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है अपने कंधे से उठा के इलेक्शन कमीशन पे फेंकनी चाहिए। मैं खान साहब के साथ इस हवाले से ख़ुद खान साहब को मैंने सुना है, खान साहब इंतहाई मायूस हैं आरिफ अलवी साहब की इस परफॉर्मेंस से, और मैं नहीं समझता हूं कि आरिफ अलवी साहब और PTI का मज़ीद साथ चल सकता है। उनके बेटे को PTI ने टिकट डिनाई किया है। और आप जब ये जितनी भी बातें आपने कही कि वो चाहे कानून साजी का मामला हो, फिर वो हज पे जाना, ये सब बातें भी खान साहब ही की आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ये समझते हैं कि उन्होंने ये सब गलत किया और कॉम्प्रोमाइज़ करके किया अपने ओहदे के लिए? जी बिल्कुल, बल्कि मैंने एक ट्वीट लगाई थी और वो ट्वीट मुझे याद है मैंने खान साहब के कहने पे ही लगाई थी, जिसमें मैंने आरिफ अलवी के इस किरदार के हवाले से बात की थी। खान साहब ने कहा था कि आप ये ट्वीट करें जिसमें आपने उनके किरदार पर सवाल उठाया था। मैंने खान साहब से डिस्कस किया था और मैंने कहा कि इस पे अगर हम मीडिया के पास जाएं तो खान साहब ने इस पे मुझे ये नहीं कहा कि ये मीडिया पे शेयर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मगर ज़रा जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ खान साहब के कहने पर कर रहा हूँ, मगर आप ही ने 27 सितंबर को शुएब शाहीन पर इल्ज़ाम लगा दिया था, उन्हें पार्टी का गद्दार कह दिया था। मगर 6 जनवरी को पार्टी के नोटिफिकेशन में शुएब शाहीन उन लोगों में है जो पार्टी की तर्जुमानी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो ये भी तो खान साहब की मर्ज़ी से ही हो रहा होगा। ये नहीं हो सकता कि उमर अयूब साहब ये सारे काम खान साहब की मर्ज़ी के बगैर कर रहे होंगे। गुजारिश ये है कि खान साहब के साथ जितनी भी मुलाकातें होती हैं, अमूमन हफ्ते में 2 मुलाकातें होती हैं, और जो भी मैं कहता हूँ मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि कभी भी अपनी तरफ से कोई बयान खान साहब को मंसूब नहीं किया है। लेकिन पार्टी के अंदर जो सियासत हो रही है, इनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मुझे बिलिटल कर सके
जुटला सके। इनका काम ये था कि मुखालिफ पार्टियां हैं, इदारे हैं, पुलिस हैं, इनका ये मुहासबा करते, ये मेरे पीछे लगी हुई हैं। शुएब शाहीन, हामिद खान, ये रऊफ़ हसन, आप रिकॉर्ड देख लें, ये सब मेरे पीछे यूनिलेटरली बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के मेरे ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ देते हैं। न इनके साथ मेरा कोई लेना देना है, और अगर इनका ख्याल ये है किसी का भी कि अपने आप को कोई नाखुदा समझते हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे 8 फरवरी तक पार्टी के लिए और खान के लिए काम करने दें। 8 फरवरी के बाद मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इस साजिशी माहौल में या ये इस गुठन के माहौल में इनके साथ रहने की। खान साहब को मैंने कहा था कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं 8 फरवरी तक रूल ऑफ लॉ और जो खान का काज है इसका परचम तामे रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम को उठाना चाहता हूँ, और इस हद तक अगर ये मुझे काम करने दें तो इनकी मेहरबानी होगी। और अगर ये बोलते रहेंगे मेरे ख़िलाफ़ तो इनका ख्याल ये गलत है कि इनके किसी ओहदे से या किसी नाम से मैं मुतासर होने वाला हूँ। तो भर साहब, ज़रा आप खैबर पख्तूनख्वा गए, पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने आपको रिस्पांस दिया, पंजाब में भी दिया, इस वक्त आप सिंध में मौजूद हैं, सिंध में कराची में आपने रैली की है। जो वर्कर सपोर्टर का रिस्पांस है और ये जो आप कर रहे हैं सब कुछ, ये इमरान खान साहब के कहने पर ही कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, और अब जब आप सिंध में मौजूद हैं? जी, ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं ये पार्टी की मशावरत से उनको एतमाद में लेके उन्हीं के ज़रिए अरेंज होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब या सिंध, तमाम मुतल्लिका जो हमारे ओहदेदार होते हैं, सूबाई ओहदेदार, जिस तरह अली मादिल शेख या हमारे जनरल सेक्रेटरी सिंध जो हैं, या जो खुरम शेरतमान हैं कराची के, तो इन तमाम को ये प्रोग्राम सारे उन्होंने अरेंज किए हैं। और ये गौहर खान और जो दीगर रहनुमा हैं, आपने उन्हें एतमाद में लिया हुआ है, गौहर खान को और दीगर रहनुमाओं को, जब आप ये सब कर रहे हैं? जी, गौहर खान हमारे चेयरमैन है, आज ही उनका ट्वीट आया, आप देख सकते हैं। ये गौहर साहब, उमर अयूब साहब, पार्टी के जितने जिम्मेदारान हैं, सूबाई सदूर, ये तमाम ऑन बोर्ड है, तमाम ऑन बोर्ड है। बहुत शुक्रिया मनोज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं तमाम रहनुमाओं में जिनके हवाले से बात कर रहे हैं। अब कोई भी प्रोग्राम में आके अपना मौका देना चाहे तो प्रोग्राम हाजिर, एक ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान समेत पीटीआई के वकला अदालतों से मायूसी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही केसेस में रिलीफ के लिए मजीद दरख्वास्तें भी दायर कर रहे हैं। आज बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर गैर शरई निकाह के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी पर जाली रसीदों का केस, इमरान खान पर 9 मई के 3 मुकदमात और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी हुई है। जबकि इमरान खान ने अपने खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। लेकिन इस सबसे पहले बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस काजी फाइजा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की। आज मुलाजमत से मुतालिक एक केस में लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस काजी फाइजा से इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की सदा की, जिस पर जस्टिस काजी फाइजा ने उनसे कहा कि लतीफ़ खोसा साहिब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। आप जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। दूसरी जानिब कल बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह केस की कार्रवाई को कलअदम करार देने और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर फैसला नहीं हो सका। और आज इस केस में ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। आज सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में इस केस की समाअत के दौरान वकला ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। जज कुदरतुल्लाह ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को आज तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से कमरा अदालत से चली गई, पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और कब बाहर गईं। इस पर जेल इंतजामिया ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी 11:30 पर दाखिल हुई और 1:45 पर चली गईं। इस पर अदालत ने कहा कि आज चार्ज फ्रेम होना था, बुशरा बीबी को अदालत ने तलब किया था, वो बगैर इजाज़त अदालत से कैसे चली गईं। इस पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल चली गई हैं। इस पर अदालत ने रिमांस दिए कि कल हमने बुशरा बीबी के वारंट ऑर्डर लिखे, लेकिन आपकी दरख्वास्त
पर जारी नहीं किए। आप बार बार मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करके इस्तिस्ना मांग रहे हैं। इस दौरान प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतराज उठाते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी ट्रीटमेंट का कोई जिक्र नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि इस्तिस्ना उसका मांगा जाता है जो अदालत में मौजूद ना हो। अदालत ने मुल्जिमा को तलब किया था, वो किसकी इजाजत से अदालत छोड़ कर गई। इमरान खान को अदालत में बुलाएं, चार्ज आज ही फ्रेम होगा। इसके बाद अदालत ने इमरान खान को रोस्टरम पर बुलाया। इमरान खान ने इस दौरान जज से कहा कि मुझे लीगल टर्म्स का पता नहीं है, मेरा वकील मुझे समझाए तो चार्जशीट पर दस्तखत करूंगा। 6 साल के बाद खबर मानिका को याद आया कि निकाह गैर शरई था। चार्ज फ्रेम होने के बाद इमरान खान ने अपने वकील से मुशावरत के बाद चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। इसके अलावा इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में अदालती कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है। इमरान खान अदलिया से रिलीफ की दरख्वास्त तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उस पर अदम एतमाद का भी इज़हार कर रहे हैं। आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान इमरान खान ने साफियों से गुफ्तगू में कहा कि अदलिया पर मेरा एतमाद अब ख़त्म हो चुका है, हमारी सारी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया है। साइफर केस में गवाहों पर जिरा लाइव दिखाई जाए, इलेक्शन मुतराज़े हो चुके हैं, दुनिया कैसे इन इंतखाबात को तस्लीम करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।